संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 38। आज देश भर में लोकतंत्र का स्थान स्वच्छंद तंत्र लेता जा रहा है, जो न केवल चिंता का विषय है अपितु नई पीढ़ी के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसका एक ही कारण है, प्रहरी स्वयं पथ भ्रष्ट हो गया है। यहाँ तक कि उसने अपनी सही पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर मुखौटा लगा लिया। जनता व लोकतंत्र के तीनों पायों के बीच सेतु का दायित्व निभाने वाला मीडिया स्वयं को चौथा पाया कहने लग गया। सेतु का कार्य छोड़ दिया और स्तंभ का मुखौटा पहन लिया। संविधान माने या न माने, मीडिया ने स्वयंभू घोषणा कर दी। जनता और तीनों पायों के बीच का सेतु लोकतंत्र का प्रहरी पलायन कर गया। इससे न केवल तीनों स्तंभ निरंकुश हो गए, बल्कि स्वयं मीडिया भी स्तंभ जैसा ही व्यवहार करने लग गया। अतः वह भी जनता से दूर हो गया। फॉर द पीपल का रखवाला ऑफ द पीपल के साथ जुड़ गया। शिक्षा ने और नेताओं ने जनता को जो सब्ज बाग दिखाए, उससे जनता निश्चिंत होकर विश्राम के स्थान में चली गई। 5 साल में एक बार मतदान करके सो जाती है। इससे बाय द पीपल की अवधारणा भी मिट्टी में मिल गई। अब मीडिया की आक्रामकता का कारण जनता के मुद्दे नहीं रहे, अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति ही उसका एकमात्र लक्ष्य बनने लगा। तभी तो पेड न्यूज जैसा व्यवहार ब्लैकमेलिंग से लेकर माफिया की तरह सरकारों तक को धमकियां देने की शिकायतें आम हो गई। तब मीडिया कैसे तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर सकता है? वह तो स्वयं तंत्र का अंग हो गया। जनता के सामने तीनों स्तंभों के साथ खड़ा हो गया। सत्ता का मत स्तंभ को तो स्वीकार करता है, सेतु को स्वीकार नहीं करता। अतः स्वयं सरकार ही उसकी शत्रु हो जाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारें इसका ज्वलंत उदाहरण हैं। वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती। निजी हित साधन में कार्यपालिका भी उनके साथ है। इस परिस्थिति से बाहर निकलना भी आवश्यक है। भावी पीढ़ी के लिए कुछ तो नया आधार देना पड़ेगा। भ्रष्ट लोगों के चंगुल से देश को मुक्त कराना पड़ेगा। यह कार्य केवल और केवल मीडिया ही कर सकता है। इसे लोकतंत्र के पाये के स्थान पर फिर से लोकतंत्र का प्रहरी बनाना पड़ेगा। शेष तीनों स्तंभों की निगरानी करनी पड़ेगी। जनता के बीच जो साख आज गिर रही है, जो व्यापारिक स्वरूप उभरता जा रहा है, उस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। अकेला मीडिया ही तीनों स्तंभों को दिशा दे सकता है, देश में भ्रष्टाचार मिटा सकता है। तब यह कार्य कैसे किया जाए और कौन करे? युवा वर्ग ही वह शक्ति है। उसे मीडिया के साथ जुड़ जाना होगा। सूचना के अधिकार का भी निरंतर उपयोग करना पड़ेगा। देश के बड़े बड़े घोटाले इसी तरह सामने आ पाए। जो मीडिया, टीवी, अखबार, रेडियो जनता का साथ नहीं दे, उसका घर में प्रवेश बंद। जो ब्लैकमेल करता नजर आए, घटिया नकारात्मक भाषा एवं सामग्री परोसे, अपने स्वार्थ के आगे लोकहित को गौण कर दे, उसका तुरंत सामूहिक रूप से बहिष्कार कर दिया जाए। फिर देखना परिवर्तन कैसे आता है। तब पत्रकारों की लेखनी भी प्राणवान हो जाएगी। पाठक भी कलम के द्वारा फिर से पूजा जाने लगेगा। हमें आज़ादी को आज़ाद करने के लिए जनता के द्वारा लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने को संकल्पित होना होगा। पत्रकारिता इतिहास का लेखन भी है और भविष्य का लोक शिक्षक भी। एक ही शर्त है कि उसके प्रति पाठक के मन में विश्वास होना चाहिए। इसके बिना पत्रकार एवं उसके संदेश दोनों अल्पजीवी रह जाते हैं, समाज के रूपांतरण में भागीदार नहीं हो सकते। संप्रेषण का तो लक्ष्य होता है समाज के चिंतन में परिवर्तन और जीवन शैली में रूपांतरण। इसके लिए भीतर संकल्प की चिंगारी सुलगती रहे। इस चिंगारी का नाम पत्रकार है। अखबार में नौकरी करने वाले शरीर को पत्रकार संज्ञा दी गई है, किंतु रूपांतरण करने वाला, साक्षी भाव में दृष्टा बनकर विषय को देखने वाला संत ही सदा लोकहित की मर्यादा में बात कहेगा। उस बात को स्वयं भी सुनेगा तथा स्वयं को सदा विषय से दूर रखेगा, यानी कि निष्पक्ष रहेगा। इसी अवधारणा का एक मूर्त रूप पत्रिका ने पाठकों के समक्ष रखा, रविवारीय अंक में जैकेट के रूप में। इस प्रयोग को आज पूरा 1 वर्ष हो गया। एक और व्यावसायिकता कलम पर बुरी तरह हावी है। विज्ञापनों के सारे झूठ, सच, दावे, धमकियां प्रचलन में हैं। वहीं आपकी इस पत्रिका ने लोभ का संवरण किया तथा नई पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखकर अनेक विषय उठाए। उन विषयों का बदलता स्वरूप
एवं नई तकनीक तथा रोजगार से जुड़ी संभावनाओं का स्पष्ट चित्रण भी किया। देश के राजनीतिक हालात, देश में नेतृत्व का अभाव तथा बड़े राष्ट्रीय दलों की एकरूपता, भ्रष्टाचार एवं युवा वर्ग के समक्ष उपलब्ध विकल्प, पुलिस की बदलती छवि जैसे नितांत अनिवार्य विषयों पर विस्तृत चर्चा की। यहाँ यह कहना सही होगा कि पत्रिका ने पिछले वर्षों में भावनात्मक पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों में विश्वास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राजस्थान का गुर्जर आंदोलन एवं भोपाल का किसान आंदोलन कैसे पत्रिका की पहल से एक ही दिन में ठहर गए थे। भावनात्मक धरातल पर आदान प्रदान के कारण ही पत्रिका द न्यूज़पेपर विद द सोल बना। एक साल के 52 रविवार जैकेटों के अलावा भी लगभग 1.5 दर्जन अन्य अवसरों पर पत्रिका के जैकेट प्रकाशित हुए। जैकेट के विषय रोजमर्रा के विषयों से हटकर किंतु राष्ट्रीय महत्व के रहे हैं। आज लोकतंत्र में वंशवाद का नासूर पैदा हो गया, जिसके चलते देश एक परोक्ष राजशाही तानाशाही का शिकार होता जा रहा है। नेहरू गांधी परिवार यदि 6 दशकों से सत्ता पर काबिज है, तब इसका दुरुपयोग अन्य दल अथवा प्रभावशील वंश क्यों नहीं करेंगे। कहां कहां इस विकृति की मार पड़ रही है, उसकी चर्चा भी की गई। युवा वर्ग इस चुनौती को कैसे झेलता है, उसी पर देश में लोकतंत्र का भविष्य टिका है। इसी से जुड़ी मध्य एशिया की क्रांतियों की ओर भी इशारा किया गया। वहां के एवं भारत के हालात भी सामने रखे तथा यह अपेक्षा भी की गई कि कोई क्रांति जन्म लेनी चाहिए। भ्रष्टाचार सारी हदों को पार कर चुका है। इसी प्रकार परमाणु विकिरण का खतरा है। हम नए नए परमाणु संयंत्र लगाने की योजना तो बना रहे हैं, उनके विश्वव्यापी परिणाम भी लोगों के ध्यान में रहें। अन्ना हजारे के आंदोलन ने वर्षों बाद देश को ईमानदार एवं संकल्पवान नेतृत्व दिया। पूरा देश एकाएक उधर खिंचता चला गया। आज देश के समक्ष सबसे बड़ी समस्या नेतृत्व का अभाव ही है। यही इतने भ्रष्टाचार का कारण भी है। संसद में रखे जाने वाले विभिन्न विधेयकों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। विशेष रूप से महिला आरक्षण विधेयक की व्यवहारिकता, लिव इन रिलेशनशिप, रिटेल में FDI आदि पर जैकेट के जरिए दी गई जानकारी का प्रभाव गहरा नजर आया। इतना सब कहने का एक ही अर्थ है कि पत्रिका स्वयं प्रेरणा से पाठकों के हित में कई ऐसे कार्य हाथ में लेता रहा है जिस पर अन्य माध्यम मौन दिखाई पड़ते हैं। जागो जनमत, संवाद सेतु, गुणवत्ता पुरस्कार, शहर के सफाई अभियान, अमृत जलम आदि कुछ उदाहरण हैं। एक ओर इन अभियानों की पूर्ति से कई तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पाठकों में प्रेरणा का प्रवाह होता है तथा विश्वास का रिश्ता आगे से आगे मजबूत होता जाता है। हम यह नहीं कहते कि हम चौथा स्तंभ हैं, क्योंकि स्तंभों से ही तो जनता दुखी है। हम उनके साथ नहीं खड़े रहना चाहते। हम जनता एवं तीनों स्तंभों के मध्य सेतु ही रहना चाहते हैं। यही हमारे संविधान की मंशा भी है। मुख्य चुनाव आयुक्त के पत्र। आज देश में हमारे जनप्रतिनिधि जिस प्रकार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, जिस प्रकार क्षुद्र स्वार्थों के लिए देश के भविष्य को गिरवी रख रहे हैं, अलग अलग नीतियों की आड़ में तथा वोट की राजनीति से देश को खंड खंड कर रहे हैं, तब आम नागरिक क्यों मायूस नहीं होगा। न रोजगार, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न कोई समानता एवं सम्मान का भाव। अपने ही देश में पराया बनकर जी रहा है हर एक भारतवासी। समय करवट बदलता दिखाई पड़ रहा है। न्यायपालिका ने, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने देश का नए सिरे से विश्वास जीतना शुरू कर दिया है। उच्च न्यायालयों की स्थिति अभी कई प्रदेशों में स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस प्रकार कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने केंद्रीय मंत्रियों, सत्ताधीशों के कार्यों का विवरण निर्भीकता एवं निष्ठा के साथ देश के समक्ष रखा, सिर आंखों पर बिठाने के काबिल है। इस कार्य ने भी न्यायपालिका को प्रेरित किया है। दोनों संस्थाओं ने मिलकर देश में फिर से नया वातावरण बनाना शुरू कर दिया है। हाँ, लोकायुक्त संस्था इस दृष्टि से अपनी सार्थकता सिद्ध नहीं कर पाई, बल्कि न्यायपालिका के मुंह पर तो स्याही ही अधिक पोती है। राज्य सरकारों से अपेक्षा रखने वाले लोकायुक्त कभी सरकार के विरुद्ध कार्य नहीं करते।
विशेष रूप से मंत्रियों एवं मुख्यमंत्री के विरुद्ध। दूसरी ओर देश में लोकपाल बिल को लेकर अभियान चल रहे हैं। बिल के प्रारूप पर गहन चिंतन मनन तो पहले ही हो जाना चाहिए। चुनाव आयोग का स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है तथा आपकी छवि भी उपरोक्त दोनों संस्थाओं के शीर्ष पुरुषों जैसी उज्जवल ही है। अतः चुनाव सुधारों की दृष्टि से, परोक्ष प्रभाव की दृष्टि से तथा कानूनों की व्याख्या की दृष्टि से आपकी भूमिका अति महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र को सही दिशा में ले जा सकती है।